नमस्कार। जिंदगी हौले हौले में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी हौले हौले के YouTube पटल पर भाषा और साहित्य के अंतर्गत आपके सामने हिंदी शोध से संबंधित सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। दरअसल वर्तमान में अधिकांश विश्वविद्यालय और संस्थाओं में शोध की प्रक्रिया के प्रथम चरण में शोध प्रविधि का प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करना होता है, तो उसके लिए सामग्री प्रस्तुत करने की श्रृंखला में आपके सामने आज हिंदी शोध की वर्तमान स्थिति से जुड़ी हुई सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। आज का हमारा विषय है हिंदी शोध का इतिहास। प्रस्तुत है। स्वाभाविक रूप से मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शोध भी आरंभ हो गए। ऐसा मानना इसलिए समीचीन होगा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। समय के साथ ही ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और कला के ही समानांतर शोध ने भी क्षेत्र विशेष के रूप में आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अपनी उपयोगिता और महत्ता के कारण विकास के साथ साथ इसके स्वरूप और प्रविधियों का भी विकास होता रहा है। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक के रूप में परिगणित की जाती है। संस्कृत भाषा भी संसार की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण भाषाओं में रही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य भी न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व की अमूल साहित्यिक संपदा के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे में संस्कृत ग्रंथों की जो अमूल्य संपदा रही है, भारत की संपूर्ण चिंतन धारा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका असंदिग्ध है। निश्चित ही इसने शोध को भी जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके लिए यास्क, पतंजलि, पाणिनि जैसे आचार्यों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक धरातल प्रस्तुत किए। संस्कृत भाषा के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा वर्तमान में हिंदी शोध के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल से ही ज्ञान की जिज्ञासा लिए हुए विदेशी विद्वान भी भारत आकर के साहित्यिक कृतियों की न केवल खोज कर रहे थे अपितु धर्म, दर्शन और ज्ञान के विविध रूपों का केंद्र होने के कारण यहाँ पर विद्वान अध्ययन के लिए भी आते रहे हैं। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के कारण विदेशों से समय समय पर राजाओं ने बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित साहित्य की खोज के लिए अपने देशों से यहाँ विद्वानों को भेजा। मध्यकालीन भारत में मुगल राजाओं ने भी विविध प्रकार के ग्रंथों को संग्रहित करने का महती कार्य किया। माना जाता है कि अकबर बादशाह ने निजी संग्रहालय में हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित की। नालंदा और तक्षशिला जैसी प्राचीन संस्थाओं और संस्थानों में भी यही कार्य किया गया। पाश्चात्य देशों के आधिपत्य के बाद भी यह प्रक्रिया रुकी नहीं, सतत जारी रही। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारी दुर्लभ कृतियां संग्रहित की गई। आधुनिक काल में प्रेस और पत्रकारिता के विकास के समानांतर शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इस संदर्भ में 1893 में स्थापित नागरी प्रचारणी सभा की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित की जा सकती है। 1896 में नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका ने पांडुलिपियों को आधार बनाकर किए गए शोध कार्यों के लिए प्रकाशन की सुविधा मुहैया करवाई। 1913 में मिश्र बंधु विनोद ने 3737 साहित्यकारों के विवरण प्रस्तुत किए। हिंदी शोध के आरंभिक काल में मुख्यतया विदेशी विश्वविद्यालयों और विदेशी विद्वानों का ही दबदबा रहा है। सन 1911 में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के स्नातक इटली के विद्वान श्री लुइस पियो तेसितोरी ने इटालियन भाषा में रामचरितमानस और रामायण
नाम से आलेख लिखा। इसी से प्रेरित होकर फ्लोरेंस विश्वविद्यालय ने श्री लुइस पियो तेसितोरी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस प्रबंध को हिंदी विषयक पहले विश्वविद्यालयी प्रबंध के रूप में देखा जा सकता है। हिंदी विषय में शोध का दूसरा प्रयास लंदन में श्री जे.एन. कारपेंटर द्वारा थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास नामक प्रबंध प्रस्तुत किया गया। इस पर उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डीडी अर्थात डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि मिली। मोहिउद्दीन कादरी को लंदन विश्वविद्यालय से ही हिंदुस्तानी फोनेटिक्स विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। गौरतलब ये भी है कि उनका प्रबंध उर्दू में प्रस्तुत किया गया। 1931 में बाबूराम सक्सेना ने प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एवोल्यूशन ऑफ अवधि शीर्षक से अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इस पर उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। इसे भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत प्रथम शोध प्रबंध के रूप में परिगणित किया जा सकता है। सन 1931 में ही FCK को उनके प्रबंध कबीर एंड हिज फॉलोअर्स विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य संबंधी विषय पर भारतीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग में सबसे पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री के नाम से हिंदू विश्वविद्यालय काशी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रबंध की भाषा अंग्रेजी थी। 1934 में जनार्दन मिश्र ने सूरदास का धार्मिक काव्य विषय पर कोनिंग्सबर्ग विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1935 में श्री धीरेन्द्र वर्मा को लॉ ऑफ ब्रज अर्थात ब्रज भाषा विषय पर पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। हिंदी के इस आरंभिक काल में प्राप्त शोध प्रबंधों की कुल संख्या 8 मिलती है। तत्पश्चात धीरे धीरे देश के विविध विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था होने लगी और शोध कार्य भी होने आरंभ हो गए। 1935 से पूर्व हिंदी शोध का क्षेत्र भले ही व्यापक नहीं था, किंतु इसने हिंदी साहित्य संबंधी शोध के लिए मार्ग अवश्य प्रस्तुत करने का महती कार्य करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध के लिए दिशा प्रदान की। सन 1935 के पश्चात विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य होने लगे। भाषा विज्ञान, साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, विविध साहित्य धाराओं और विशिष्ट साहित्यकारों के क्षेत्र में शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाने लगे। 1947 यानी आजादी के बाद विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या और स्वराज के कारण कला, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की ही भांति विकास की तीव्र गति सामने आई। पहले सोपान के पश्चात शोध संबंधी गतिविधियों में विश्वविद्यालय के सक्रिय होने के कारण हिंदी शोध के विकास को गति प्राप्त हुई। सन 1938 में नागपुर विश्वविद्यालय से राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर उपाधि प्राप्त की। फादर कामिल बुल्के का प्रबंध राम कथा की उत्पत्ति और विकास हिंदी शोध के क्षेत्र की महती उपलब्धि के रूप में परिगणित किया जाता है। लक्ष्मीधर कृत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का सटिप्पण संपादन और अनुवाद 16वीं शताब्दी की हिंदी भाषा अवधि का अध्ययन। लक्ष्मीधर शास्त्री कृत ऋषि बरकतुल्ला प्रेमी के प्रेम प्रकाश का अनुसंधान, संपादन और अध्ययन। हरदेव बाहरी कृत हिंदी अर्थ विचार, कैलाश चंद भाटिया कृत हिंदी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा तात्विक अध्ययन, शिव प्रसाद सिंह का सूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य, अंबा प्रसाद सुमन का कृषक जीवन संबंधी शब्दावली अलीगढ़ की बोली के आधार पर, नामोर सिंह का रासों की भाषा इत्यादि भाषा संबंधी ऐसे शोध ग्रंथ हैं जो हिंदी के विविध भाषिक रूपों को आधार बना करके विषय के रूप में ग्रहण किए गए।
यह प्रबंध समसामयिक संदर्भों में भी मील के पत्थर की हैसियत रखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध प्रबंधों की संख्या आजादी के पहले से प्रथम चरण के बीच 29-30 के लगभग मानी जाती है, परंतु आजादी के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ साथ हिंदी के राजभाषा के रूप में ग्रहण करने के कारण विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पठन पाठन के क्षेत्र में व्यापक धरातल पर स्थापित होने से हिंदी शोध के क्षेत्र में अपेक्षित रूप से तीव्रगामी गति से विकास दृष्टिगत होता है। धर्मवीर भारती कृत सिद्ध साहित्य, रमाशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, विजयपाल सिंह कृत केशव और उनका साहित्य, द्वारिका प्रसाद सक्सेना कृत कामायनी में काव्य संस्कृति और दर्शन, गोविंद त्रिगुणायत कृत कबीर की विचारधारा, माता प्रसाद गुप्त कृत तुलसीदास जीवनी और कृतियों का समालोचनात्मक अध्ययन, जे.एन. कारपेंटर का तुलसीदास का धर्म दर्शन, उदय भानु मिश्र का तुलसी का सामाजिक दर्शन, शिव कुमार शुक्ल का रामायणेतर संस्कृत काव्य और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, अंबिका प्रसाद वाजपेयी का द्विजदेव और उनका काव्य, महेंद्र भटनागर का समस्या मूलक उपन्यासकार प्रेमचंद अथवा प्रेमचंद के समस्या मूलक उपन्यास, रविंद्र कुमार जैन कृत कविवर बनारसी दास जीवनी और कृतित्व, त्रिभुवन सिंह कृत मध्यकालीन अलंकृत कविता और मतिराम, शशि भूषण सिंघल कृत वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन, हरवंश लाल शर्मा का सूर और उनका साहित्य, छैल बिहारी गुप्त राकेश का मनोविज्ञान के प्रकाश में रस सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन, उन्हीं का नायक नायिका भेद, निर्मला जैन का आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, नित्यानंद शर्मा का आधुनिक हिंदी काव्य में प्रतीक विधान, केसरी नारायण का आधुनिक काव्य धारा, भोलानाथ तिवारी का हिंदी नीति काव्य, पदम सिंह शर्मा कमलेश कृत हिंदी गद्य काव्य का आलोचनात्मक और रूपात्मक अध्ययन, विश्वनाथ मिश्र कृत हिंदी नाटकों और उपन्यासों पर पाश्चात्य आंग्ल, रूसी और फ्रांसीसी प्रभाव, प्रताप नारायण टंडन कृत हिंदी उपन्यासों में कथा का विकास, रणवीर रांगरा का हिंदी उपन्यासों में चरित्र चित्रण का विकास, लक्ष्मी नारायण लाल का हिंदी कहानियों के शिल्प विधि का विकास और उद्गम सूत्र, भागवत स्वरूप मिश्र का हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास, राम धनुष मिश्रा का आधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियां, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, उन्हीं का आधुनिक हिंदी साहित्य, किशोरी लाल गुप्त का हिंदी साहित्य संवत 1649 से संवत 1945 के इतिहास के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय के संदर्भ में हित हरिवंश का विशेष अध्ययन, इंद्रनाथ मदान का सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में आधुनिक हिंदी साहित्य की समालोचना, जगदीश गुप्त का हिंदी गुजराती कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, विश्वनाथ शुक्ल का श्रीमद् भागवत का हिंदी कृष्ण साहित्य पर प्रभाव, एस.एन. गणेशन कृत हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव, मलिक मोहम्मद का कृष्ण भक्ति काव्य पर अलवार भक्तों का प्रभाव, नवीं शताब्दी, नजीर मोहम्मद का कबीर के काव्य रूपों का आलोचनात्मक अध्ययन, जाफर रजा जैदी का 17वीं-18वीं सदी के बिलग्राम के मुस्लिम कवियों का हिंदी में योगदान, परमानंद श्रीवास्तव का प्राचीन और नवीन हिंदी कहानी रचना प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की प्रवृत्तियां, नित्यानंद तिवारी का
critical study of the lay of Lorik and Chanda and Chandayan of मुल्ला दाऊद। कैलाश चंद भाटिया कृत हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा इत्यादि प्रबंध हिंदी शोध क्षेत्र की महती उपलब्धि हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषियों के साथ साथ अहिंदी भाषियों और अहिंदी भाषा क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय हिंदी पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू होने के कारण शोध का क्षेत्र विस्तृत होता गया। परिवर्तित होते हुए जीवन संदर्भों का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप नए साहित्य के विविध रूपों को जांचने परखने के लिए साहित्य में शोध की नई संभावनाएं उपस्थित हो गईं। एमफिल, पीएचडी और डीलिट इत्यादि उपाधियों और उनकी रोजगार परखता के कारण भी शोध का तीव्र गति से विकास हुआ। कतिपय विश्वविद्यालयों ने शोध के स्तर को उच्च स्वरूप प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर भी लघु शोध प्रबंध लिखवाने आरंभ किए। वर्तमान समय में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी से संबंधित शोध कार्य को गति प्राप्त हुई है, परंतु उल्लेखनीय है कि संसाधनों के अभाव में शोध का जो स्तर आजादी के पहले अथवा आजादी के 1-2 दशकों तक दिखाई देता है, धीरे धीरे उसमें गिरावट होनी शुरू हो गई। इसके विविध कारण गिनाए और बताए जा सकते हैं, परंतु अन्य कारणों के साथ साथ अध्यापन कार्य के लिए शोध की उपाधि की बाध्यता ने कदाचित शोध प्रबंध के स्तर को गिराने में महती भूमिका निभाई है। संभवतः शीघ्र ही एन केन प्रकारेण उपाधि प्राप्त कर लेने के आग्रह का भी इस दिशा में योगदान है। अध्यापन के क्षेत्र में यह अनिवार्यता निश्चित रूप से संख्या के संदर्भ में सकारात्मक सिद्ध हुई है, परंतु गुणवत्ता के क्षेत्र में नकारात्मक ही दिखती है। कतिपय अन्य कारण भी हैं जिनको कि विद्वानों ने शोध की गिरावट के संदर्भ में रेखांकित किया है। वर्तमान हिंदी शोध का परिदृश्य संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उत्साहजनक नहीं है। संख्या की दृष्टि से भले ही स्थिति अच्छी दिखती हो, परंतु गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं। विद्वानों ने इस संदर्भ में विविध नजरिए पेश किए हैं। शोधार्थी की अभिरुचि तथा क्षमता का मूल्यांकन शोध के लिए जाने हेतु शोधार्थी का आवश्यक गुण है, परंतु इसकी रोजगार परकता इस दिशा में बाधा का कार्य करती है। आर्थिक समस्या भी शोध कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी बड़ी वृत्तियों के द्वारा इस समस्या से शोधार्थियों को मुक्त करने की दिशा में महती प्रयास किया, लेकिन विडंबना ये हुई कि बजाय शोधार्थियों के इसकी चयन प्रणाली के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसे सहज ही हासिल करने लगे। उन लोगों ने इससे प्राप्त राशि के दुरुपयोग का मार्ग खोल दिया। प्रबंध के स्तरीय होने के लिए ये भी आवश्यक है कि शोधार्थी अपने विषय के आधार पर ही विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों का चयन करे। प्रत्येक संस्थान की अपनी सीमा होती है। निर्देशक का उचित चयन भी शोध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। प्रत्येक निर्देशक का अध्ययन क्षेत्र निश्चित होता है, इसलिए अपने विषय के आधार पर ही निर्देशक का चयन शोधार्थी को करना चाहिए। उल्लेखनीय ये भी है कि विषय चयन भी शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। शोधार्थी की अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार ही विषय का चयन करना चाहिए। सामग्री संकलन की विषय के साथ अनुरूपता शोध के स्तर को निश्चित ही प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त कतिपय दूसरे कारण भी हैं जो हिंदी शोध के विकास को गुणवत्ता के स्तर पर बाधित करते हैं, परंतु इन समस्याओं पर काबू करके वर्तमान परिदृश्य में भी शोध को संख्या के साथ ही गुणवत्ता के स्तर पर भी स्तरीय किया जा सकता है।